हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है तिलिस्मी घाटी की चुड़ैल। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप उसका मज़ा लेते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। किसी समय तारापुर नामक राज्य में अजीत पाल नामक का राजा राज्य किया करता था। वह अपनी प्रजा का हर तरह से ख्याल रखता था। साथ ही वह अपनी रानी स्नेहा को बेहद प्यार करता था। उस दिन से रानी स्नेहा के प्रति उसकी चाहत और बढ़ गई जब रानी ने उसे खबर सुनाई। महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। सच? हाँ प्रिय। ओह प्रिय, आज तुमने यह खबर सुनाकर मानो मेरे जीवन की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कर दिया। सच प्रिय, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर निश्चित समय पर रानी स्नेहा अपने शयन कक्ष में प्रसव पीड़ा से कराह रही थी और राजा अजीत पाल बाहर भारी बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। हे ईश्वर, मेरी स्नेह और उसके होने वाली असंतान की रक्षा करना। ओं ओं। फिर कुछ ही देर बाद ओं ओं, अगले ही पल रानी स्नेहा के शयन कक्ष का द्वार खुला और गजब हो गया महाराज, महारानी एक सुंदर बालक को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता स्नेह। स्नेह, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कैसे जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। ओं ओं। अजीत पाल स्नेह की मृत्यु पर दुखी हो उठा। तभी बड़ी मनहूस है यह बालक, पैदा होते ही माँ को खा गया। हाँ तब राजा सोचने लगा, क्या सच ही राजकुमार मनहूस है? क्या इसी की मनहूसियत का साया पड़ते ही मेरी प्राणों प्रिय स्नेहा की मृत्यु हुई है? हाँ, अवश्य ही यह मनहूस है, तभी तो पैदा होते ही अपनी माँ के लाड प्यार से वंचित हो गया। इस तरह एक अबोध बालक के प्रति प्यार और हमदर्दी के स्थान पर राजा के हृदय में घृणा ने जन्म लिया। अगले ही पल वो चीख उठा, मनहूस है यह बालक, राजकुमार मनहूस है। दासियों, ले जाओ इस मनहूस को मेरी नज़रों के सामने से, और ध्यान रहे कि यह कभी मेरी नज़रों के सामने ना पड़े। जय जी महाराज। इस तरह एक राजकुमार, कमबख्त चुपचाप सो जा, यहाँ तेरी माँ नहीं बैठी है जो तुझे रोली सुनाएगी। मनहूस कहीं का। दास दासियों की तिरस्कार नज़रों के साये में पलने लगा। इसी तरह 8 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा के कक्ष में धाई माँ ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो महाराज, राजकुमार अजय पाल अब 8 वर्ष के पूरे हो चुके हैं, अतः मेरे ख्याल से उन्हें गुरुकुल भेज देना चाहिए, ताकि दाई माँ, उस मनहूस को शिक्षा दीक्षा की क्या जरूरत है? क्षमा करें महाराज, राजकुमार आपकी नज़रों में चाहे जैसा भी हो, वे है तो इस राज्य के राजकुमार ही। उनके अशिक्षित रहने पर आपकी और इस पूरे राज्य की जग हंसाई होगी। ठीक है, हम कल ही उसे राजगुरु सुशर्मा के आश्रम में छोड़ आएंगे। फिर दूसरे दिन राजा अजीत पाल राजकुमार अजय पाल को लेकर जैसे ही राजगुरु के आश्रम पहुँचे, ठीक उसी समय उनके देखते देखते ओह गुरुजी, योग अभ्यास कर रहे राजगुरु सुशर्मा को सर्प ने डस लिया और अगले ही पल उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ चिंतामणि? गुरुवर को सर्प ने डसा है। और तब एक बार फिर राजा सोचने लगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजकुमार जयपाल मनहूस है। गुरु आश्रम में कदम रखते ही राजगुरु की सर्पदंश द्वारा मृत्यु ही इस बात का पक्का प्रमाण है। फिर राजा अजीत पाल राजकुमार को शिक्षा दीक्षा के लिए विद्याधर आचार्य के आश्रम में छोड़कर वापस लौट पड़े। यह मनहूस इन्हीं साधारण बच्चों के साथ शिक्षा दीक्षा पाने लायक है। इस तरह राजकुमार अजय पाल विद्याधर आचार्य के आश्रम में शास्त्र विद्या प्राप्त करने लगा। वाह अजय! फिर 10 वर्ष बाद एक दिन
महाराज की जय हो। राजकुमार अजयपाल अपनी शिक्षा समाप्त करके आश्रम से लौटे हैं और वे महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आ गया मनहूस अपनी मनहूसियत का साया लेकर। राजकुमार को दरबार में आने की आज्ञा है। फिर जैसे ही राजकुमार अजयपाल ने राजा दरबार में प्रवेश किया, एक पल के लिए तो राजा उसकी ओर देखता ही रह गया। वर्षों बाद पिताजी के दर्शन हुए हैं। वाह, कितना सुंदर और सजीला है अजय, काश ये मनहूस ना होता। पिताजी महाराज के चरणों में राजकुमार तेजी से आगे बढ़ा, राजा की ओर बढ़ा, किंतु तभी गजब हो गया महाराज। सूरतगढ़ की सेना ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। सेनापति, तुरंत ही सेना को कूच का आदेश दे दो। जी महाराज। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ठीक इसी समय सूरतगढ़ के सेना ने राजमहल में प्रवेश किया। स्थिति की गंभीरता को भांपते ही राजा ने अपने म्यान से तलवार निकाल ली। अब मेरी परिजय तो निश्चित ही है, अतः मौका मिलते ही जान बचाकर भाग निकलने में ही मेरी भलाई है। उधर सेनापति, महामंत्री व राजकुमार अजयपाल भी दुश्मनों से भिड़ गए। शीघ्र ही राजा दरबार में घुसे आए मुट्ठी भर सैनिकों को सफाया हो गया। खचाक। ओह, तभी महामंत्री जी, इससे पहले कि दुश्मन की पूरी सेना राज दरबार में आ पहुँचे, आप सब मेरे पीछे आए। आखिर पिताश्री चाहते क्या हैं? अगले ही पल वे राजा के पीछे पीछे उनके शयन कक्ष में पहुँचे। शयन कक्ष में पहुँचकर राजा ने अपने पलंग के सिरहाने लगा कोई गुप्त कलपुर्जा दबाया तो ओह, गुप्त मार्ग। इस तरह राजा अजीत पाल अपने महामंत्री, सेनापति व राजकुमार अजयपाल सहित गुप्त मार्ग से निकलकर एक बियाबान जंगल में पहुँचे। तो क्या पिताजी, अब हमें महल के स्थान पर इसी तरह जंगल में रहना होगा? महामंत्री जी, इससे पहले कि शाम घिर आए, हमें रात व्यतीत करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए। हाँ मनहूस, जिस पर तेरी मनहूसियत का साया पड़ेगा, उससे भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन महाराज, इसमें राजकुमार जी का तो कोई दोष नहीं है, यह सब तो भाग्य का खेल है। नहीं महामंत्री जी, हमें आज यह दिन सिर्फ इसी मनहूस के कारण देखना पड़ा है। यह मनहूस पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। उफ, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? फिर शिक्षा के लिए इसे गुरु आश्रम में पहुँचते ही राजगुरु की मृत्यु हो गई, और आज 10 वर्ष बाद जैसे ही इस मनहूस ने जीवन में पहली बार हमारे राज दरबार में प्रवेश किया, मेरे हाथों से मेरा राज्य छीन गया। यह मनहूस है यह। उफ, यह सब सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। इस समय हमें राजकुमार जी की ओर से ध्यान देने की जगह किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करें। सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि हम अपना खोया हुआ राज्य दुश्मनों से कैसे वापस ले सकते हैं, और जब तक यह मनहूस हमारे साथ है, हम दुश्मनों से अपना राज्य वापस तो क्या, शायद हम चैन की एक सांस भी नहीं ले सकते सेनापति जी। तो ठीक है पिताजी, अब मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरी मनहूसियत का साया फिर कभी आप पर पड़े। अतः अब इसी वक्त से मेरे और आपके रास्ते अलग अलग हैं। कहने के साथ ही राजकुमार अजय एक और बढ़ चला। राजकुमार जी, महामंत्री जी, जाने दो उस मनहूस को, जहाँ जाता है जाए। राजकुमार बियाबान जंगल में निर्विरुद्ध ही एक और बढ़ता रहा। हे ईश्वरीय, तूने मुझे कैसा कलंक जीवन दिया है। आज मेरा जन्मदाता ही मुझे मनहूस कह रहा है, मुझे उन सारी घटनाओं का उत्तरदायी ठहरा रहा है जो शास्त्रों के अनुसार सिर्फ एक होनी है, जिसे टाला नहीं जा सकता था। इसी सोच में डूबा वह एक और बढ़ ही रहा था कि तभी दहा। ओह शेर गुर्र, हाँ प्यारे वनराज, अपना पेट भरो और मुझे इस कलंकित जीवन से मुक्ति दिलाओ। शेर ने भी जैसे उसकी बात को सुन समझा, और किंतु तभी हवा में ही खचाक। ओह, यह तो गया काम से। तो युवक, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस भरी जवानी में तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? आत्महत्या नहीं श्रीमान जी, मैंने तो कभी आत्महत्या के बारे में सोचा तक नहीं है।
तो फिर इस बियाबान जंगल में निहत्थे एक जंगली शेर के सामने बेखौफ ऐसे जैसे तुम्हें मौत का तनिक भी भय ही ना हो। भयभीत होने से भी मेरी जान नहीं बचने वाली थी श्रीमान जी। वह युवक, हमें तुम्हारी हाजिर जवाबी पसंद आई। क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ? मनहूस, जी हाँ श्रीमान जी, यह मेरा परिचय है कि मैं मनहूस हूँ। मनहूस, यह भी कोई परिचय हुआ युवक? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो ठीक है श्रीमान जी, सुनिए। मैं अब से कुछ देर पहले तारापुर राज्य का राजकुमार था, लेकिन अब फिर राजकुमार उस अजनबी को अपने बारे में सब कुछ बताता चला गया। और उसकी पूरी बात सुनने के बाद, अजीब बात है, दोषी ना होते हुए भी तुम अपने पिता की नज़रों में मनहूस हो, और मैं भी दोषी ना होते हुए अपनी पुत्री के सारे दुखों के लिए अपने आप को उत्तरदायी समझता हूँ। पुत्री के दुख? देखिए श्रीमान जी, यह तो आपकी वेशभूषा देखकर ही कहा जा सकता है कि आप किसी देश के राजा हैं, लेकिन मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं, और यह भी कि आपकी पुत्री को क्या दुख है, तथा आप उसके उन दुखों के लिए अपने आप को क्यों उत्तरदायी मानते हैं। मैं रावतपुर का राजा शिव प्रताप हूँ, और रही मेरी पुत्री के दुखों की बात, तो उसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसे यदि मैं इस समय सुनाने लगा तो रात्रि यहीं हो जाएगी। अतः तुम मेरे साथ हमारे राजभवन चलो, मैं तुम्हें पूरी कहानी विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इस तरह राजकुमार अजय राजा शिव प्रताप के साथ रावतपुर राज्य की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर राजा और राजकुमार अजय ने एक साथ भोजन किया। तत्पश्चात, महाराज कृपया अब मुझे राजकुमारी और उसके दुखों के बारे में बताएं। सुनो, आज से करीब 13 वर्ष पूर्व मैं शिकार के लिए जंगल पहुंचा तो अचानक ही 2 शक्तिशाली वनमानुषों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। जमीन पर गिरते ही मैं बड़ी फुर्ती से उठा, म्यान से तलवार निकाली, और लेकिन इससे पहले कि मैं उस वनमानुष के पेट में फंसी अपनी तलवार निकाल पाता कि तभी धड़ाक, ओह! अगले ही पल दूसरे वनमानुष ने मुझ पर छलांग लगा दी, लेकिन तब तक मैं अपना स्थान छोड़ चुका था। भड़ाक, गुर्र! और उस समय मैं इस बात से कतई बेखबर था कि मेरे और वनमानुषों के बीच लड़ रहे इस द्वंद्व युद्ध को कोई बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वह कितना सुंदर और बहादुर है यह इंसान। अब तो मैं इसी से ब्याह करूंगी। ही। अभी मुझे मौका मिला और मैंने निकट ही मृत पड़े वनमानुष के पेट से तलवार निकाल ली। गुर्र! और खचाक, आऊ! तभी, वाह क्या बात है! फिर आवाज़ की स्वामिनी पर नज़र पड़ते ही मैं चमत्कृत सा रह गया। आप कौन हैं सुंदरी, और इस बियाबान जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? राजन, तुम मुझे देवलोक की अप्सरा समझ सकते हो, और अब चूंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, अतः तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। असंभव सुंदरी, मुझे तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। तो क्या हुआ, तुम राजा हो, क्या तुम्हें दूसरा विवाह करने का कोई रोक सकता है? देखो सुंदरी, यह कोई बालहट का विषय नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। राजन, तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर अपने हित में ठीक नहीं किया है। तुम गुस्ताख लड़की, तुम मुझे धमका रही हो। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए सजा के लिए मज़ा चखा सकता हूँ। आहा! इसी अट्टहासे के साथ उस सुंदरी का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते, मूर्ख राजा, तूने मेरे साथ विवाह करने से इनकार कर अपने बुरे दिन को आमंत्रित किया है। उफ, यह तो मायाविनी चुड़ैल है। और सुन राजा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, बल्कि तुझे मौत से भी बदतर एक ऐसी जिंदगी दूंगी कि तू हर पल अपनी मौत के कामना करेगा। हा। तू क्या करेगी क्या नहीं करेगी, यह तो बाद में बात की बात है। यह ले, पहले मेरे वार से बचकर दिखा। लेकिन जैसे ही मैंने चुड़ैल पर वार करना चाहा, एकाएक ही वह अदृश्य हो गई। हा साएं।
मूर्ख राजा, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मैं शीघ्र ही तुमसे फिर मिलूंगी और हमारी दूसरी मुलाकात तेरे बुरे दिन की शुरुआत होगी। हा 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 हा। हम्म। फिर उस दिन मैं जंगल से लौट आया। फिर करीब 1 माह बाद जब मैं अपनी पत्नी रानी चंद्रकांता और 3 वर्षीय पुत्री राजकुमारी उर्मिला के साथ राजकीय उद्यान में टहल रहा था कि तभी हा 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 हा, अगले ही पल वही चुड़ैल प्रकट हुई और एक ही झटके में उसने चंद्रकांता की गोद से उर्मिला को छीन लिया। राजन, मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ तिलिस्म घाटी लिए जा रही हूँ। मैं इसे मारूंगी नहीं, क्योंकि इसके मरने पर तुम शायद रो धोकर संतोष कर लो, लेकिन इसके जीवित रहने पर तुम हर पल इसकी याद में आंसू बहाओगे। यही मेरा प्रतिशोध होगा। हा 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 हा। नहीं दुष्ट, तू इसे नहीं ले जा सकती। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने म्यान से तलवार निकाली नहीं चाहिए, लेकिन तभी तड़ाक, फिर मैं अपनी चेतना खो बैठा और वो चुड़ैल मासूम राजकुमारी उर्मिला को उठाकर ले गई। तो क्या फिर अपने राजकुमारी की खोज खबर ली? चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।